क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ 0.4 मीटर रेडियस व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस और हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है। चेंज इन वॉल्यूम पता करना है, यानी कि डेल्टा वी रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है 0.4 मीटर, चेंज इन टेम्परेचर गिवन है, क्योंकि 0 से 100 है तो चेंज आएगा 100 डिग्री सेल्सियस और वही केल्विन में भी होता है क्योंकि चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू द चेंज इन केल्विन। और अल्फा की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर एल्यूमिनियम वो है 24 एक्सपोनेंट -8 केल्विन इनवर्स के बराबर। तो सबसे पहले चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो डेल्टा वी बराबर होता है बीटा वी डेल्टा टी। रुकना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ना ही हमें बीटा पता है क्योंकि अल्फा तो पता है, एल्यूमिनियम का बीटा नहीं पता, और ना ही हमें एक्चुअल वॉल्यूम पता है। फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पता है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस या 100 केल्विन है। तो पहले बीटा निकाल लेते हैं। बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के। अल्फा है 24 एक्सपोनेंट -8, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 72 एक्सपोनेंट -8 आ जाएगा। बीटा आ गया। नाउ अब हमें गिवन है एक एल्यूमिनियम स्फीयर, तो क्योंकि वो स्फीयर है तो वॉल्यूम हमें एक्चुअल चाहिए रेडियस की मदद से, तो फॉर्मूला ऑफ स्फीयर चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, आर की जगह पे 0.4 का क्यूब और पूरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमें एक्चुअल वॉल्यूम मिलेगा 0.268 मीटर क्यूब। अब जो बीटा मिसिंग था वो भी आ गया, एक्चुअल वॉल्यूम भी आ गया। तो चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए वैल्यूज़ को रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो डेल्टा वी बराबर आ जाएगा 72 एक्सपोनेंट -8, फिर ये आ गई वैल्यू ऑफ वी और ये आ गया चेंज इन टेम्परेचर। तो आंसर आ जाएगा 1.92 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसका मतलब जो एल्यूमिनियम स्फीयर में चेंज आएगा वॉल्यूम के अंदर वो 1.92 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, एक सिस्टम है एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी 1147 जूल्स, ठीक है, इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और लूज कर रहा है 233 जूल्स ऑफ हीट बाय कंडक्शन। कंडक्शन में कुछ ना कुछ हीट लॉस हो रही है, तो 233 जूल्स है, सराउंडिंग्स को लॉस हो रही है, और वो जो वर्क कर रहा है वो डिलीवर कर रहा है 614 जूल्स ऑफ वर्क। 614 जूल्स ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहा है। सो हमें कैलकुलेट करनी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Okay, so data heat absorbed Q1, heat lost Q2, work done by the system W या डेल्टा W, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा U, जो कि हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले सप्लाई कितनी हुई सिस्टम को हीट एनर्जी वो हम मालूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नेट इंटरनल एनर्जी तब मालूम करेंगे जब हमें पता चलेगा कि भाई ठीक है कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो Q1 - Q2 हमने एनर्जी कितनी दी थी, एनर्जी हमने इतनी दी थी, इतनी उसने ज़ाया कर दी थी, तो उसने एब्जॉर्ब कितनी करी, तो उसने एब्जॉर्ब करी है 914 जूल्स के बराबर। ये वो एनर्जी है जो कि एक्चुअली नेट सप्लाई हुई है हमारे सिस्टम को। और जब ये सप्लाई हो गई है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हैं। हीट हमने कितनी नेट हीट सप्लाई करी है 914, वर्क डन कितना हुआ 614, और डेल्टा यू जो कि हमें फाइंड करना है। सो डेल्टा यू आ जाएगा 914 - 614 जो कि बराबर आ जाएगा 300 जूल्स के। तो भाई हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी और वो है 300 जूल्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज 3300 मीटर पर सेकेंड, और गिव योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस के अंदर आंसर देना है, और मास गिवन है हमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का 3.32 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें टेम्परेचर फाइंड नहीं करना बल्कि उसमें टेम्परेचर गिवन है और हमें VRMS पता करना होता है। टेम्परेचर ऑफ गैस T फाइंड करनी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड V 3300 मीटर पर सेकेंड, और मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 3.32 एक्सपोनेंट -27। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे VRMS का 3 kT/m के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो कि बराबर होता है 1.38 एक्सपोनेंट -23। T फाइंड करना हमने, M गिवन था 3.32 एक्सपोनेंट -27, और VRMS 3300। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्योंकि T रूट के अंदर है, बाहर लेकर आना है, तो स्क्वायरिंग करेंगे और फिर रीअरेंज करेंगे। ये वैल्यू इधर जाके T की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों वैल्यू इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो बेसिकली ऐसा कुछ आंसर आएगा, और वैल्यूज़ रखोगे कैलकुलेटर में तो आंसर आ जाएगा 873.3 केल्विन।
अब आंसर तो आ गया ना हमारा केल्विन में, बट क्योंकि मेंशन है क्लियरली कि भाई आंसर डिग्री सेल्सियस में देना है, तो केल्विन से सेल्सियस में जाना हमें आता है, -273 कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 600.3 डिग्री सेल्सियस। सो ये होगा टेम्परेचर जिस पे VRMS 3300 मीटर पर सेकेंड था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ही है और इसमें गिवन है द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ कार्नो इंजन इज एट 200 डिग्री सेल्सियस और उसकी एफिशिएंसी 35% है। ठीक है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर गिवन है 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और एफिशिएंसी गिवन है 35%। हम चाहते हैं कि हम उसकी एफिशिएंसी को 35% से बढ़ाकर 45% कर दें। तो बाय हाउ मच डिग्रीज शुड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीज, कितना कम करना पड़ेगा कोल्ड टेम्परेचर का रिजर्वायर इफ द टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि जो हॉट बॉडी यानी कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है उसको हमें रखना है कांस्टेंट और जो कोल्ड बॉडी है उसके टेम्परेचर को हमें डिक्रीज करना है। डेटा के अंदर हॉट रिजर्वायर 200 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे ताकि केल्विन में आंसर आए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है वरना तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 473 केल्विन में। ठीक है ना, हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है टेम्परेचर को। अच्छा, इनिशियल एफिशिएंसी 35% थी, हम चाह रहे हैं उसकी एफिशिएंसी 35 के बजाय 45% हो जाए। तो हमें मालूम करना है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर T2 होता है, इसी वजह से उसी का चेंज मालूम करना है, तो डेल्टा T2 आएगा और हॉट रिजर्वायर T1 होता है। तो भाई स्टार्ट करते हैं एफिशिएंसी के फॉर्मूले से। तो E बराबर होता है 1-T2/T1 × 100। सो 35% के लिए सॉल्व करेंगे तो 35% के लिए E1 आएगा इधर। ठीक है, और बाकी टेम्परेचर हमने कितना कन्वर्ट करा है केल्विन के अंदर। केल्विन के अंदर हमने टेम्परेचर निकाल लिया था 473 केल्विन। अच्छा, वैल्यू पुट करेंगे 35 और ये जो 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। बाकी सब सेम है, 35 डिवाइड बाई 100 0.35, 1 - T2/473। नेक्स्ट स्टेप माइनस का T2 और 473 इस तरफ और ये 0.35 इधर आकर माइनस हो जाएगा। 1 - 0.35 ये 0.65 होता है और फाइनली 473 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0.65 × 473। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास T2 का यानी कि कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 307.45 केल्विन। और ये जो टेम्परेचर आया ना ये तब आया है जब एफिशिएंसी 35% थी। अब कैलकुलेट करेंगे सेम टेम्परेचर को फॉर 45% यानी कि सेकेंड एफिशिएंसी। सो E2 आ जाएगा 1 - T2 प्राइम लगा दिया यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, मतलब दूसरा है ये जो फाइनल जो हमें चाहिए जो डिज़ायर्ड है ये वो है T2 और 473 कांस्टेंट रखा था, यहाँ पे लिखा हुआ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को कांस्टेंट रखना है। सिमिलरली उसी तरीके सॉल्व होगा यहाँ पर 45 E2 की जगह पर आ गया 100 जाके डिवाइड हो गया तो 0.45 और फाइनली ये वाली वैल्यू इस तरफ आकर प्लस की हो जाएगी, 0.45 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 1 - 0.45 0.55 इंटू ये जो वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 0.55 × 473। अब जो फाइनल आंसर आएगा T2 प्राइम वो है 260.15 केल्विन। अच्छा, हमसे ये नहीं पूछा था कि कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 35 पे कितना होगा, 45 पे कितना होगा, हमसे पूछा गया कितना हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें T2 जो हम लोगों ने इससे पहले मालूम करा था उसमें से T2 प्राइम को माइनस कराएंगे। 35% के लिए 307.45 आंसर आया था, 45 के लिए इतना होना चाहिए तो चेंज निकालना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आएगा 47.3 केल्विन। तो अगर हम टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर को इतना डिक्रीज कर दें तो एफिशिएंसी 35% से बढ़ के 45% हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, हीट इंजन परफॉर्म कर रहा है 200 जूल्स ऑफ वर्क इन ईच साइकिल, हर साइकिल के अंदर इतना वर्क परफॉर्म कर रहा है एंड हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 30% और उसकी एफिशिएंसी 30% है। फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, हाउ मच हीट इज़ एब्जॉर्ब, कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, हाउ मच हीट इज़ एक्सपेल्ड, कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो हमारे बुक का ही न्यूमेरिकल है, वर्क डन इन ईच साइकिल 200 जूल है, एफिशिएंसी 30% है, जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है Q1 वो पता करना है और जो एक्सपेल हुई है Q2 वो पता करना है हमने। एफिशिएंसी का एक फार्मूला ये भी है, वैसे एफिशिएंसी की सिंपल वर्ड्स में क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट ना, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। इनपुट वो हीट होती है जो कि हीट इंजन एब्जॉर्ब करता है, आउटपुट वो यूजफुल वर्क होता है जो हीट इंजन परफॉर्म करता है, इन 200 क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए। सो वैल्यूज पुट करते हैं, एफिशिएंसी 30 और वर्क डन 200 एंड Q1 मालूम करना है, Q1 को मल्टीप्लाई में ले जाओ, 30 आके डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 30,
यानी कि 666.6 जूल्स के बराबर। ये वो हीट है जो कि एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि Q1 एब्जॉर्ब करदा हीट होती है ना। अब हमें पता है कि वर्क डन उतना ही करता है हीट इंजन जितनी हम हीट उसमें दें और वो रिलीज़ कर दे। तो जो भी बचेगी एनर्जी वही किस में कन्वर्ट होती है, वही कन्वर्ट होती है वर्क में। भाई वर्क में वही एनर्जी कन्वर्ट होगी ना जो ज़ाया नहीं हुई है, यानी कि हमने हीट Q1 दी, उसमें से कुछ उसने ज़ाया करी जिसे हम Q2 कहते हैं। दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो वर्क डन आ जाएगा। सो ये हो जाएगा, Q2 की वैल्यू अलग करेंगे तो Q1 माइनस W आएगा। सो 666.6 माइनस 200, तो हमारे पास Q2 का आंसर आ जाएगा 466.6 जूल्स। तो दोनों आ गई वैल्यूज़। जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो 666.6 जूल्स है, और जो रिलीज हुई है वो हुई है 466.6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, कैलकुलेट करनी है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 800 केल्विन पर, और उसका मोलर मास गिवन है, मास नहीं गिवन है, उसका मोलर मास गिवन है 32 ग्राम्स के बराबर। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमें गिवन है कैपिटल R 8.313 जूल पर मोल केल्विन। तो डेटा में टेम्परेचर ऑफ गैस आ गया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे 32 को, तो आ जाएगा 0.032 किलोग्राम्स। क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर मोलर मास की, तो जब भी मोलर मास गिवन होता है यानी कैपिटल M गिवन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 3RT/M। यहाँ पे KT/स्मॉल m वाला भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन वो लेंदी होगा। यहाँ पे हमें वैल्यू R की गिवन है, क्या मतलब जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब उसी को यूज़ कर लो, ज़्यादा आसान नहीं है। तो ये फॉर्मूला भी ड्राइव किया होगा आप लोगों ने थ्योरी में, 3RT/M। इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे, 3 इंटू 8.313 इंटू 800 डिवाइड बाई 0.032। सॉल्व करने के बाद रूट लेने के बाद 789.6 मीटर पर सेकेंड, ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडी। किसी इंजन की बात हो रही है जिसके हॉट और कोल्ड बॉडी के दरमियान का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो 120 डिग्री सेल्सियस है। अगर हीट इंजन की एफिशिएंसी 30% है तो हमें टेम्परेचर फाइंड करना है हॉट एंड कोल्ड दोनों बॉडीज़ का। तो डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स हमें गिवन है 120 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन भी लिख सकते हैं इसको। वजह यह है कि जो चेंज इन केल्विन होता है वही चेंज इन सेल्सियस होता है। अगर सेल्सियस में 1 डिग्री का चेंज आता है तो केल्विन में भी 1 डिग्री का ही चेंज आता है, क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन्स दोनों के इक्वल हैं। तो याद रखिए 120 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 120 डिग्री केल्विन, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ इंजन 30%, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी T1 होती है और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी T2। तो सिंपल सी बात है, कार्नो इंजन की बात हो रही है, हीट इंजन की बात हो रही है, तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे उसकी एफिशिएंसी का, इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। अब करेंगे क्या, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एलसीएम लेंगे, T1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो T1 आ जाएगा, और माइनस का T2 अपनी जगह पर है, और डिवाइड में T1 तो लिखा हुआ है जो हमने एलसीएम में लिया था। अब ये जो लिखा हुआ है T1 माइनस T2, ये दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस है, जिसे हम डेल्टा T भी लिख सकते हैं। तो ये जो डेटा के अंदर डेल्टा T हमने लिखा है, ये एक्चुअली आप T1 माइनस T2 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें पता है चेंज है, तो T1 माइनस T2 की जगह पे आ जाएगा डेल्टा T। अब तो हो गई अरेंजमेंट, बस सिर्फ वैल्यूज पुट करके रीअरेंज करना है। एफिशिएंसी 30, डेल्टा T 120 डिवाइड बाई T1 इंटू 100, T1 इधर जाके होगा मल्टीप्लाई, 30 होगा इस तरफ जाके डिवाइड, सो 120 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, ये आ जाएगा 400 केल्विन। T1 है मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। अब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी निकाल सकते हैं इस डेल्टा T की मदद से, क्योंकि हमें पता है कि ये जो डेल्टा T है वो एक्चुअली बराबर किसके, डेल्टा T खुद बराबर होता है T1 माइनस T2 के। ठीक है, तो अगर मुझे T1 भी पता है, डेल्टा T भी पता है, तो T2 मालूम कर सकते हैं। सो डेल्टा T इज इक्वल टू T1 माइनस T2, वैल्यूज पुट करेंगे, 120 इज इक्वल टू 400 माइनस T2, माइनस का T2 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 120 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 400 माइनस 120 आ जाएगा 280 केल्विन। तो ये है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी का 400 केल्विन और कोल्ड बॉडी का 280 केल्विन। और केल्विन में भी इसी वजह से आंसर आया, क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर हमने पुट करा वो भी हमने केल्विन में ही पुट किया था, क्योंकि चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, एक कार्नो इंजन है जिसका लो टेम्परेचर रिजर्वायर 200 केल्विन पर है और उसकी एफिशिएंसी 50
75% है। इट इज़ डिजायर टू इंक्रीज, हम चाहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ के 75% हो जाए। बाय हाउ मेनी डिग्रीज मस्ट द टेम्परेचर ऑफ लो टेम्परेचर रिजर्वायर बी डिक्रीज्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ हायर टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब ये तो वैसे लग रहा है बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल जैसे बुक का था, बट इसमें ना एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो कि बहुत ही अच्छा इन्होंने किया कि इस किस्म के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने आने चाहिए स्टूडेंट्स को। यहाँ पर इन्होंने जो टेम्परेचर दिया हुआ है ना, वो लो टेम्परेचर का ही दिया हुआ है। ठीक है, और जो चेंज मालूम करना है वो भी लो टेम्परेचर का ही करना है। हालांकि बुक वाला जो न्यूमेरिकल है या और जो आप देखोगे पास्ट पेपर के अंदर आए हैं, उसमें ये होता है कि जो टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर गिवन होता है ना, दूसरे को चेंज करना होता है। लेकिन यहाँ पे हरगिज ऐसा नहीं है, जिसका टेम्परेचर गिवन है यानी कि लो का टेम्परेचर गिवन है और चेंज भी उसी का ही मालूम करना है। तो देखो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा सोल्यूशन में। कोल्ड रिजर्वायर 200 केल्विन पर है, कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनिशियल एफिशिएंसी 50 है और हम चाहते हैं कि 75 हो जाए। और चेंज इन टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर का ही पता करना है, यानी कि डेल्टा T2 ही फाइंड करना है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो हमें पता है, 1 माइनस T2 ओवर T1 इंटू 100। अब सबसे पहले 50 पर सॉल्व करते हैं, E1 आ जाएगा और T2 हमें गिवन था 200, तो वहाँ पे 200 आ गया एज इट इज़। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, एफिशिएंसी 50 और ये 100 इस तरफ आके डिवाइड होगा 50 के साथ, 0.5 हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज सेम आ रही हैं। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कुछ अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट ये होगी, माइनस की वैल्यू इधर चली जाएगी प्लस हो जाएगी और 0.5 1 के साथ आकर हो जाएगा माइनस। सो 1 माइनस 0.5, ये तो 0.5 ही होता है। और फिर क्या करेंगे, जो 0.5 यहाँ पर आएगा, T1 अलग चला जाएगा और 0.5 जो आएगा इनको सॉल्व करके वो डिवाइड में आ जाएगा 200 के साथ। तो 200 डिवाइड बाई 0.5 ये होता है 400 केल्विन के बराबर। ये हमारे पास आ गया टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजरवायर। और क्वेश्चन के अंदर मेंशन था टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजरवायर कांस्टेंट रहना चाहिए और T2 डिक्रीज होना चाहिए। तो इसी T1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 400, जो यहाँ पर आया था उसी को 75% के लिए पुट करना है। और हमें दूसरा टेम्परेचर मालूम करना है कोल्ड बॉडी का। पहला तो पता है 200 है, दूसरा मालूम करेंगे क्योंकि डिफरेंस उसी का ही चाहिए। बाकी सेम सोल्यूशन रहेगा, 75 डिवाइड बाई 100 0.75, और फिर रीअरेंज करेंगे, माइनस की वैल्यू रखे प्लस, 0.75 जाकर हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 0.25, और जो इनको सॉल्व करके 0.25 आएगा 400 उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 केल्विन। तो फिर हमें मालूम करना था कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कितना डिक्रीज करना है। तो याद रखिए T2 माइनस T2 प्राइम कर देंगे। T2 कितना था एक्चुअली 200, और अभी जो T2 प्राइम आया वो कितना आया 100। सो 200 माइनस 100 ही हो जाएगा 100 केल्विन। यानी कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें 100 केल्विन तो एफिशिएंसी 50 से बढ़ के 75% हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 जो है वो पहला न्यूमेरिकल था। A 200 ग्राम पीस ऑफ मेटल इज हीटेड टू 150 डिग्री सेल्सियस। इसमें 200 ग्राम का एक पीस ऑफ मेटल है जिसे हमने हीट करा, और हीट करा तो 150 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसे हीट करा, और फिर उसे ड्रॉप कर दिया एक एल्यूमिनियम के कैलोरीमीटर में। कैलोरीमीटर का मास 500 ग्राम है और उसमें 500 ग्राम पानी पहले से मौजूद था इनिशियली एट 25 डिग्री सेल्सियस। Find the final equilibrium temperature of the system if the specific heat of metal, specific heat given है metal की, specific heat aluminium की given है, और specific heat given है water की। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। बात ये कि पहले हमने जो मेटल का पीस था उसको हमने अच्छा खासा हीटअप कर लिया, यानी कि उसको कितना दे दिया है, जो पीस ऑफ मेटल है इसका टेम्परेचर हमने कर दिया 150 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने क्या करा, हमने उसको ड्रॉप कर दिया एक एल्यूमिनियम के बने हुए, ये जो है ना एल्यूमिनियम का बना हुआ फॉर एग्जांपल कैलोरीमीटर है, और उसी कैलोरीमीटर के अंदर पानी भरा हुआ है। तो कैलोरीमीटर 500 ग्राम का है और पानी भी 500 ग्राम ही भरा हुआ है। तो फिर क्या होगा, अच्छा इनिशियली जो वाटर है, ये जो वाटर है और कैलोरीमीटर दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे था। लेकिन जब जाहिर सी बात है 150 डिग्री सेल्सियस वाला मेटल पीस हम इसमें डिप करेंगे तो क्या होगा कि हीट जो है वो यहाँ से निकलकर पानी और कैलोरीमीटर की तरफ जाएगी। तो नतीजे में ऐसा होगा कि फाइनली कोई इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा जब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी मेटल से पानी और कैलोरीमीटर की तरफ, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, और हमें वही फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पता करना है। तो हमारी बुक की एक सॉल्व एग्जाम्पल है, बिल्कुल उसी तरह का है, थोड़े से चेंजेस के साथ ये न्यूमेरिकल। मास ऑफ मेटल को mm का नाम दे दिया 200 ग्राम डिवाइड बाय 1000 0.2 kg। मास ऑफ कैलोरीमीटर mc कर दिया 500 ग्राम डिवाइड बाय 1000 0.5 kg। मास ऑफ वाटर mw 500 ग्राम डिवाइड बाय 1000 0.5 kg। इनिशियल टेम्परेचर मेटल का 150 डिग्री सेल्सियस था,
और पानी और कैलोरीमीटर का तो सेम था, तो उसको TI यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर दोनों का ही मालूम करना है तो TF कर दिया क्योंकि वो दोनों का सेम ही होगा। बाकी स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल CM है, एल्यूमिनियम की कैलोरीमीटर है तो CC कर दिया उसको, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कर दिया CW। तो मेन जो यहाँ पे लॉ इस्तेमाल होगा वो होगा लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के मुताबिक कितनी हीट लॉस की होगी उस मेटल ने, उतनी हीट टोटल जो हीट लॉस करेगा मेटल वही हो जाएगा हीट गेन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर, यानी कैलोरीमीटर और वाटर की हीट मिलाकर जो हीट दोनों गेन करेंगे वही एक्चुअली मेटल ने लॉस की होगी। और हीट का फॉर्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, ये हमने निकाला स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले से। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है हीट की जगह। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हीट लॉस्ट बाय मेटल, तो मेटल के लिए मास ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, और फिर डेल्टा टी का मतलब कितना टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो इनिशियल टेम्परेचर मेटल का TIM था, और फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा TF। तो हमने ये फॉर्मूला बना दिया हीट लॉस्ट बाय मेटल। अब आ रहा है यहाँ पे कैलोरीमीटर के लिए, ठीक है, तो ये आ गया। फॉर एग्जांपल पहले वाटर के लिए लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा MW मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और यकीनन पानी का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि वो कोल्डर था तो हीट उसमें ट्रांसफर होगी, तो इस वजह से TF माइनस जो भी उसका इनिशियल टेम्परेचर था TIC। इसी तरीके से आप कैलोरीमीटर के लिए लिख देते हैं, तो MC मास ऑफ कैलोरीमीटर, CC स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, और उसका भी ज्यादा हो जाएगा फाइनल, तो TF माइनस TIC। और क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा पानी का और कैलोरीमीटर का, इस वजह से दोनों का मैंने नाम दे दिया है TIC यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं, MM 0.2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल 128.1, और इनिशियल टेम्परेचर था मेटल का 150 माइनस TF। अच्छा, मास ऑफ वाटर आ गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आ गई 4200, और इनिशियल टेम्परेचर आ गया 25, MC यानी कि 0.5, CC 903 जो कि गिवन है, और फिर फाइनल टेम्परेचर नहीं पता और इनिशियल हमें पता है कैलोरीमीटर का भी 25 डिग्री सेल्सियस था। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के 25.62 आएगा, और यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने TF माइनस 25 को कॉमन ले लिया, जो कि पहले भी लिया जा सकता था, फिलहाल अभी हमने कॉमन ले लिया। सो TF माइनस 25 कॉमन, यहाँ पे आ गया 0.5 इंटू 4200, ये आ जाएगा 2100, और 0.5 इंटू 903 ये आ जाएगा 451.5। तो इन दोनों को तो ऐड करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 150 से तो ये आ जाएगा 3843, और जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसी को TF से तो ये आ जाएगा 25.62 TF, और सिमिलरली यहाँ पे दोनों को ऐड करा तो ये आ गया 2551.5। और अब यहाँ पे भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2551.5 TF, और जो दूसरी वैल्यू थी उसे मल्टीप्लाई करा के 63787.5। TF वाली वैल्यूज एक तरफ, बाकी नंबर्स एक तरफ, रीअरेंज करा, ये आ गई दोनों TF वाली वैल्यूज जिनको हम आपस में ऐड करेंगे, ये आ गई विदाउट TF वाली वैल्यूज, इनको भी ऐड करेंगे, ये ऐड करके आ गया इतनी वैल्यू 67630.5, और यहाँ पे आ गया 2577.12, और फिर TF की वैल्यू के लिए ये वैल्यू इस तरफ डिवाइड होगी, तो इस वैल्यू को ऐसे डिवाइड कराएंगे, आंसर आ जाएगा 26.2। तो यकीनन टेम्परेचर 25 से बढ़ के हो जाएगा 26.2 कैलोरीमीटर, और वाटर और मेटल का कम होके 150 से 26.2 हो जाएगा। पहला न्यूमेरिकल था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 11 हीट से रिलेटेड है। अ हीट इंजन परफॉर्मिंग 400 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल has an efficiency of 25%. How much heat is absorbed and rejected in each cycle? तो बुक का एक न्यूमेरिकल है, उसी में सिर्फ डेटा चेंज किया हुआ है इन्होंने। एक हीट इंजन के बारे में बताया जा रहा है जो 400 जूल का काम कर रहा है हर एक साइकिल के अंदर, और उसकी एफिशिएंसी जो है वो 25% है। तो सवाल ये है कि कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, जिसको हम किससे शो करते हैं, जिसको हम शो करते हैं Q1 से, ठीक है, और कितनी हीट वो रिजेक्ट करेगा ईच साइकिल वो हमें फाइंड करना है, और उसको हम शो करते हैं Q2 से, ठीक है। तो इसका मतलब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें Q1 और Q2 फाइंड करना है, और वर्क डन गिवन है और एफिशिएंसी गिवन है। तो डेटा बना लो, वर्क डन इन ईच साइकिल फाइंड करना है, यानी कि गिवन है 400 जूल, एफिशिएंसी ऑफ इंजन गिवन है 25%, और हीट एब्जॉर्ब Q1 फाइंड करना है, और रिलीज्ड हीट यानी कि Q2 फाइंड करना है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और एफिशिएंसी का वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि एक्चुअली एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। अब हीट इंजन की बात कर रहे हैं, तो हीट इंजन का आउटपुट क्या होता है, हीट इंजन काम करता है, ठीक है, जो आउटपुट होता है वो वर्क डन होता है
फॉर हीट इंजन। और हीट इंजन के लिए जो इनपुट होता है वो हीट होती है जो कि हम उसे देते हैं या वो एब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से एब्जॉर्ब हीट जो कि Q1 है। और बाकी ये मैंने आपको जो डेरिवेशन थी कार्नो इंजन के जिसमें मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी और कार्नो इंजन जिसमें एक्सप्लेन किया था उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला भी आया था। तो ठीक है, W/Q1 इंटू 100 वैल्यूज पुट करते हैं। एफिशिएंसी आ गई 25, वर्क डन आ गया 400, Q1 एज इट इज इंटू 100। और फिर अब इसको रिप्लेस कर लो, 25 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और Q1 जो है वो अलग से जाकर हो जाएगा इस तरफ मल्टीप्लाई। तो Q1 का आंसर आ जाएगा 40,000 डिवाइड बाई 25। ठीक है ना, पहले 400 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 40,000 आएगा और फिर डिवाइड होगा 25 से, तो आंसर आ जाएगा 1600 जूल्स। यानी कि इस इंजन की बात यह है कि वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो 1600 जूल्स कर रहा है। ठीक है, अब हमें वर्क डन फाइंड करना है। अब ये बात हमें पता है कि जो वर्क डन है वो बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के। कैसे? जितनी हीट हमने दी इंजन को, ठीक है, उसमें से जितनी उसने रिजेक्ट कर दी यानी कि रिलीज कर दी, बाकी जो हीट बचती है वो वर्क डन में कन्वर्ट होती है। तो जितनी हीट मैंने दी उसमें से वो माइनस कर दो, जो वो ज़ाया कर देगा, तो बाकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बाकी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। वर्क डन गिवन है, Q1 फाइंड कर चुके हैं, Q2 की वैल्यू को अलग करेंगे, माइनस का Q2 इस तरफ जाके प्लस का Q2 हो जाएगा और W जो है वो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो Q1 माइनस W हो जाएगा। सो 1600 में से 400 माइनस कराएंगे, आंसर आ जाएगा 1200 जूल्स। यानी कि इतनी हीट जो है वो ज़ाया कर रहा है ये जो इंजन है। हीट एब्जॉर्ब्ड इज 1600 जूल एंड हीट एक्सपेल्ड इज 1200 जूल्स।